भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। आजाद भारत में जाति जनगणना नहीं हुई थी। आखिर अचानक क्या माजरा है कि आज सरकार फैसला लेती है कि जाति जनगणना करा लिया जाए। जाति जनगणना कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनौतीपूर्ण बात तो जरूर है। महात्मा गांधी का विचार था कि भारत में जातिवाद रहनी चाहिए। अंबेडकर का विचार था कि जातिवाद नहीं रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में जातिवाद रहनी चाहिए क्योंकि यह सामाजिक पहचान है। दूसरी ओर इसके भीतर जो अनटचेबिलिटी है यह नहीं रहनी चाहिए। यह बात गांधी का मानना था। इसी कसमकस स्थिति में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला वो शुरू में ही कर चुके थे कि नहीं होना चाहिए। सभी राज्यों के सीएम को उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि जाति जनगणना नहीं होगी। आज राजनीति की इस उठापटक दौर में राज्य की राजनीति ने ही जाति जनगणना कराने के बारे में एक सर्वेक्षण का आधार बनाया। इसमें बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य हैं। बिहार ने 2023 में जातीय सर्वेक्षण भी कराया। इस आधार पर वह सामाजिक न्याय का फॉर्मूला अपनाते हुए आरक्षण देने का फैसला किया। इस सिलसिले में पटना हाईकोर्ट में यह मामला भी लाया गया। बाद में शीर्ष न्यायालय के पास उपस्थित किया गया। शीर्ष न्यायालय ने जाति जनगणना का आधार उचित नहीं माना और उसे रद्द कर दिया। फिर कर्पूरी ठाकुर फार्मूला और मुंगेरी लाल फार्मूला के आधार पर जो बिहार में राजनीति में जो आरक्षण दी जाती है वही आरक्षण लागू रहा। अष्टमी वैष्णव साहब ने यह भारत सरकार की ओर से यह घोषणा किया कि भारत सरकार जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। यह आरक्षण नीति भी इससे प्रभावित होगी। और एक आरक्षण या जाति जनगणना कुछ भी है, यह राजनीतिक एजेंडा में वह एक ऐसी विषय वस्तु है यदि कोई भी सरकार या राजनीतिक दल अपने इस एजेंडे में शामिल कर लेगी तो उसकी नैया सत्ता के गलियारे की ओर बढ़ सकती है। जब चुनावी मुद्दा हमारे पास कुछ नहीं होते हैं तो पुरानी नीति से भी सरकार चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती है। यह राजनीतिक मंशा भी है। इसी मंशा के साथ अब यदि हम इसके हिस्ट्री की ओर प्रवेश पहले करके देखें, जो हम लोगों का काम है, राजनीति से जोड़ना हम लोगों का काम नहीं है। जाति जनगणना 1881 में सबसे पहले कराई गई। इसकी रिपोर्ट 1882 में प्रकाशित होती है। प्रत्येक 10 वर्ष पर सरकार जनगणना कराने का निर्णय लेती है और उस समय जनगणना ब्रिटिश सरकार जो थी वो जातीय आधार पर जनगणना कराती थी। यह दौर 1931 तक चला। भारत में जाति जनगणना का अंतिम का जो रिपोर्ट आया जनगणना का वो 1931 का था। 1941 में भी सरकार ने जाति जनगणना कराई, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो पाई। कारण देश द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा था। भारत छोड़ो आंदोलन हो गई। उसके बाद ब्रिटिश सरकार यहाँ से जाने का निर्णय लेता है। भारत का आजादी हो जाती है, तो जाति जनगणना नहीं हुई। भारत में संविधान बनी और संविधान के बाद जब संविधान आरंभ हुआ तो 1951 में ही सरकार ने फैसला ले चुका था कि जाति जनगणना नहीं होगी। 1951 में आजाद भारत पहली बार जनगणना कराती है, जिस जनगणना के आधार पर SC ST की सूची तो जारी कर दी गई, लेकिन OBC को यह गणना नहीं करा पाई। 2011 में सामाजिक और आर्थिक जातीय आधार पर यह प्रकाशित तो की गई, यानी इस जनगणना कराई तो गई लेकिन प्रकाशित नहीं हुई। 2014 में सबसे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जातीय सर्वेक्षण कराने में सफल हुआ था, लेकिन यह सरकार प्रकाशित नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को यह लगता है कि जाति जनगणना कराने में देश में दो पक्ष है। एक इसको उचित नहीं मानता है, एक इसको उचित मानता है। इसलिए सिद्धारमैया साहब इसे प्रकाशित नहीं करा पाए। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर सामाजिक न्याय
हेतु सरकार नीति बना करके उस जाति को उतना संरक्षण प्रदान करेगी ताकि यह समता के धारा में आ सके। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के रूप में क्षमता का अधिकार देता है और क्षमता के आधार पर सभी जाति, यदि जाति से हमारी समाज की पहचान है तो जाति के आधार पर हमें आरक्षण देनी पड़ेगी। तो सरकार को यहाँ पर यह स्वीकार करना पड़ा कि सामाजिक न्याय को धरातल पर लाने के लिए हमें जाति जनगणना कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जाति जनगणना को यहाँ पर इसमें स्वीकार किया कि जाति जनगणना स्वीकार करा करके हम आरक्षण नीति को जारी कर सकते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकार से माना है। SC ST के आंकड़े और OBC के आंकड़े में एक बात था कि SC ST के तो आंकड़े प्रकाशित हो जाते हैं, OBC को यहाँ पर राजनीतिक तनाव का वातावरण देखा जा रहा है। OBC क्लियर सूची में नहीं आ रहा है, समाज में राजनीतिक तनाव पैदा होगा तो निश्चित है कि द्वंद्व के वातावरण कायम हो सकता है। जिस विकास के माध्यम से हम जाति व्यवस्था की मानसिकता से ऊपर उठे, आज फिर हम जाति मानसिकता की ओर बढ़े, यह भी एक उचित नहीं होगा। 1931 में 4147 यानी इतनी जातियां थी जो वर्तमान में 86 लाख जाति की आंकड़े एक अनुमान की जाती है कि आंकड़े आ जाते हैं। सबसे अधिक जाति महाराष्ट्र में है, चाहे उसकी संख्या कम हो या अधिक हो, यह सबसे अधिक महाराष्ट्र में जाति आती है। 1931 में 494 जाति थी, वहीं महाराष्ट्र में 4.10 लाख जाति हो गई। 1991 में OBC की सूची सर्वेक्षण की अनुमति यह दी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह जनगणना नहीं करा पाई, यह जनगणना नहीं हुई। जाति सर्वेक्षण बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक ने अपने आरक्षण नीति को जारी करने का आधार बनाने के लिए जाति सर्वेक्षण किया। बिहार में जब से जाति सर्वेक्षण करने की बात हुई तो एक प्रकार का आवाज इंडी गठबंधन में आया कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी होना चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसे संसद में भी अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा था, किसी भी सूरत में इसी संसद से हम जाति जनगणना को पास जरूर कराएंगे। तो पक्ष और विपक्ष जो सत्ता पक्ष नहीं कराना चाहती थी, आज वो भी सहमति दे दिया है। तो यदि संसद के भीतर यदि यह प्रस्ताव आता है तो स्वीकार कर ली जाएगी, आरक्षण नीतियां भी देश में लागू हो जाएगी, नवीन नीतियां आएगी। जबकि वर्तमान में यदि आरक्षण देखा जाए, SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 2.27% और EWS को 10% आरक्षण दिए जा रहे हैं। मंडल कमीशन में 3743 जाति की पहचान की गई जिसको आरक्षण दिए जा रहे हैं। किसी जाति का एक ऐसा वातावरण बना कि भारत में जाति संघ, जाति परिषद, जाति दल और जाति सेना का गठन हो जाती है, और यह सारा चीज देश हित के लिए उचित नहीं है। समाज कहीं ना कहीं दो वर्ग में जरूर बटेगी, लेकिन एक लाभ तो यह जरूर होगा कि राजनीतिक जो सामाजिक न्याय है, ये सामाजिक न्याय आपको मिलेगा। जिस जाति की संख्या जैसी होगी उस आधार से आएगा। लेकिन सवाल यहाँ है, जाति संख्या पर आप यदि देते हैं तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव यह हानि की ओर भी बढ़ेगा, क्योंकि उस जाति को संख्या कम है तो उसको तो ऑलरेडी आरक्षण से आपने बाहर रख दिया है। तो वो जाति यदि संपन्नता की ओर बढ़ा, परिवार का आकार कम रखा, तो चेतना ज्यादा रहने से आज उसको आरक्षण से बाहर कर दिए जाएंगे। तो क्या यह कहां तक न्याय होगा? यह कहीं न कहीं संसद से मामला निकलकर न्यायालय के पास पहुंचेगी और न्यायालय में वाद योग का विषय बनेगा। दूसरा लाभ यह होगा कि भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार है, ये समता का अधिकार को लागू होते हम लोग देखेंगे। लेकिन यह समता का अधिकार तब लागू होगा, इसका फिर हानि में भी देख लीजिए। एक संपन्न जाति है, एक संपन्न जाति, यदि एक जाति है, मान लिया कि SC जाति है, ऐसी जाति में यदि कोई व्यक्ति संपन्न है तो उस जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो उसे तो आरक्षण के मूल धारा से हटा देना चाहिए, क्योंकि समता के अधिकार में वो आ चुका है। यदि उसे राजनीतिक न्याय भी मिल रहा है या सामाजिक न्याय मिल रहा है, आर्थिक न्याय मिल रहा है, उसे हटाना होगा। आज तक भारतीय संसद के भीतर में हम जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर हम आ गए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा गया
इतने वर्ष तक यदि हमने आरक्षण किसी को दिया है तो कितना प्रतिशत उस जाति में जागरूकता आया है और क्षमपन आया है, इसका भारतीय संसद में इसकी मूल्यांकन नहीं हुई है। बशर्ते कि आरक्षण में जाति की संख्या बढ़ती चली गई। अब जाति सर्वेक्षण होगी और भी जाति बढ़ेंगे। अब इसमें आने वाला समय क्या होगी, चुनौती क्या होगी इसका, यह चुनौती आने वाली होगी कि यदि आप किसी जाति का आरक्षण ज्यादा दे रहे हैं और जाति की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित है कि उसकी संख्या कम होगी। यह भी एक द्वंद का वातावरण समाज में कायम करेगा। और आरक्षण एक ऐसा विषय वस्तु है जो हर आदमी इसे राजनीतिक नक्शे से देखता है, राजनीतिक नजरिए से देखता है, और वह राजनीतिक नजरिया से राष्ट्र की एकता, समाजी एकता पर प्रभाव डालता है। याद करिए 1989 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, यह सरकार गिर गई थी। इसी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को चंद्रशेखर जी की सरकार जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही थी उसे हटा दिया, समाप्त रद्द करना पड़ा। 1993 में मंडल कमीशन को लागू कर दी जाती है और लागू कराने वाले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और उन्हें लागू करने में सफल हो गया, जो 27% आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण से देश इस तरीका से आंदोलन प्रदर्शन होता रहे तो देश में लोकतांत्रिक धारा भी प्रभावित होगा, सामाजिक एकता भी प्रभावित होंगे। जातिगत व्यवस्था के आधार पर आरक्षण ये सही है, लेकिन अनटचेबिलिटी की वातावरण को खत्म किया जाए। यदि ऐसा होता है तो भारत के संविधान के हिसाब से यह एक सफलता की ओर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के सरकार के निर्णय है, इसमें सामाजिक न्याय मिलेगा, क्षमता का अधिकार की प्राप्ति होगी, आर्थिक राजनीतिक न्याय भी मिलेगा, जिसके आधार पर यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी मूल आधार माना जा रहा है। विपक्ष को बाध्यतावश स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही तो इसे मुद्दा बनाया था जो आज सरकार लागू कर रहा है। जातीय सर्वेक्षण जब बिहार ने किया था, इंडी गठबंधन ने इसका एक मुद्दा बना दिया और ओबीसी की आरक्षण की राजनीति 1977 में सबसे अधिक जोर पकड़ा था, जो 27% मंडल कमीशन की राजनीति का आधार बना दिया गया था। फिर उसमें क्रीमी लेयर तय किया गया, जो रामनंदन कमेटी की रिपोर्ट, न्यायमूर्ति रामनंदन कमेटी की रिपोर्ट थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अभी वर्तमान में यह व्यवस्था चलती जा रही है। अब देखना इस बात को है कि यह राष्ट्र केंद्र सरकार अब इसे किस आधार से कराती है। बिहार सरकार जब अपने विधानसभा से प्रतिनिधि टीम बना करके जब प्रधानमंत्री से मिले थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम नहीं करा सकते हैं, आपको अपने से ही राशि खर्च करना होगा। तो आपदा प्रबंधन विभाग से बिहार सरकार ने यह राशि लेकर के यह जातीय सर्वेक्षण कराया, और जिस तरीका से जातीय सर्वेक्षण किया अभी वो अधर में लटका। अब कुछ भी काम नहीं हो तो संसद के भीतर प्रस्ताव पास करके संसद द्वारा पारित कानून ही देश में कानून लागू होता है। एक नए तरीके से यह परिभाषित आएगी। दूसरी बात, यदि न्यायालय के वाद के मामला में देखें तो बालाजी राव मामले में और इंदिरा साहनी के मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे चुकी है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन आरक्षण 60%, वर्तमान ईडब्ल्यूएस को जो 10% मिला है उसको मिला करके यह आरक्षण दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के विरुद्ध भी हुआ। आरक्षण आपको 50% की सीमा में ही होना चाहिए, और जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नीति पर अपने आप को न्याय देने का फैसला किया है, इससे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिकरण जो आरक्षण में हो रहा है, इसको धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वह खत्म होनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि आरक्षण कब तक हो, जब तक कि समता के आधार पर नहीं मिलता है। इसीलिए समता का अधिकार को प्राप्ति करने के दृष्टिकोण से जातीय जनगणना यहाँ कराना अनिवार्य है। लास्ट में सरकार की नीति को समर्थन आज कर दिए। अब तुम लोग क्वेश्चन जो पूछना है बंद हुआ।